हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th आईटी में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों, जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसके सॉल्यूशंस में अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपना पार्ट ए या सेक्शन ए, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं अपने एमसीक्यू। तो एमसीक्यू यहाँ पर दोस्तों अपने पास जो आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हो चुके हैं। इसमें दोस्तों आपको दिए गए थे 6 क्वेश्चन, जिसमें से 4 आपको करने थे। और सिमिलरली दोस्तों आपके पास यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको करने थे इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। कुल मिला के दोस्तों 24 क्वेश्चंस आपके पास आ चुके हैं और ये हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चंस आपके पास हो चुके हैं अभी तक। लेकिन अगर हम बात करें तो ये एमसीक्यू का जो पैनल है या एमसीक्यू का जो पार्ट है दोस्तों, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 नंबर में से दोस्तों 17 नंबर वाला पास होता है। मैं सिर्फ पास की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं आपको कह चुका हूं कि आपके जो परसेंटेज है वो 75 से कम तो दोस्तों किसी के भी नहीं बनने वाले हैं। तो 50 में से दोस्तों 17 नंबर वाला पास है। लेकिन अगर आप 50 में से सिर्फ एमसीक्यू ही कर लेते हैं तो आपके पास 24 मार्क्स आपके यहां पर आ जाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा पैनल है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारा पार्ट है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने सेक्शन बी में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर के। दोस्तों यहां पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास 3 नंबर के या 4 नंबर के भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बेस पर होंगे। ये आपके पास जो क्वेश्चंस है दोस्तों, वो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि मैं कहूंगा 5 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और उसमें से आपको करने होते हैं कोई भी 3 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपके पास 2-2 नंबर के हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं 11 तक। ठीक है, तो अपने पास है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, इमेजिन यू आर हाई स्कूल स्टूडेंट। आपको स्टूडेंट है किसी स्कूल के, वर्किंग ऑन अ ग्रुप साइंस प्रोजेक्ट। आपको इस साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं ग्रुप में। योर प्रेजेंट, मतलब यहां पर लिखा है यू प्रेजेंट योर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू योर ग्रुप, बट यू आर नॉट श्योर इफ इट meets the expectation or align with what the group needs. Why is it important for your classmate to give you feedback in this situation? तो देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में से अगर मैं आपसे कहूं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है? ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है दोस्तों? फीडबैक की। तो फीडबैक के इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली यही बोल रहा है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लासमेट टू गिव यू फीडबैक इन दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन में जो आपने काम करके दिखाया अपने प्रोजेक्ट में अपने दोस्तों के साथ, तो आपके दोस्त जब तक आपको फीडबैक नहीं देंगे, आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि क्या क्या कमियां रह चुकी है आपके इस प्रोजेक्ट में। तो इसी को अगर अपन देखें, इसका आंसर क्या हो सकता है? वैसे आप अपने मन से भी दोस्तों कोई भी आंसर लिख सकते हैं, बट कंटेंट जो आपके पास होगा उसमें आपको फीडबैक को यहां पर उसकी इंपॉर्टेंस को बताना। तो एग्जैक्टली यही आंसर हो जरूरी नहीं है। हो सकता है आप अलग अलग पब्लिशर्स की बुक ले रहे हैं तो उसकी डेफिनेशंस में थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो सकता है। तो अपन देखते हैं फीडबैक क्या है। फीडबैक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इफ योर वर्क अलाइन विद ग्रुप एक्सपेक्टेशन, और साथ में हम बोल सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाइज एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। तो किस किस एरिया में आप इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, आपके ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये वो लोग बताएंगे। तो ही आपको पता चलेगा, तभी आप अपने प्रोजेक्ट्स का जो मेन गोल है उसको आप अचीव कर पाएंगे। मतलब आपके उस ग्रुप में उन लोगों को करना क्या है। हमारा जो पर्टिकुलर जो ग्रुप है, जो एक पर्टिकुलर साइंस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसमें आपने जो काम किया है वो आप अपने ग्रुप मेंबर्स को बताएंगे। तो ग्रुप मेंबर वो देख करके फिर आपको फीडबैक देंगे कि आप ये कर लीजिए या इसमें अभी ये कमियां हैं, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट द वे इन विच एन एंटरप्रेन्योर अफेक्ट्स अ सोसाइटी। आपको यह बताना है कि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन जो है वो कैसे सोसाइटी को प्रभावित कर सकता है, कैसे सोसाइटी पर अपना
कह सकते हैं इम्पैक्ट डाल सकता है, या कैसे एक एंटरप्रेन्योर जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ काम करता है, तो उसके लिए आप कोई भी यहाँ पर पॉइंट्स बता सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक, लेकिन मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो ये है कि एंटरप्रेन्योर रन देयर बिजनेस। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपना बिजनेस चलाता है इन अ मार्केट। एक मार्केट में अगर कोई एक बिजनेसमैन है तो वो अपना एंटरप्रेन्योर है तो वो अपना बिजनेस मार्केट में चलाएगा। द मार्केट हैज पीपल who buy products and services and people who sell them also। तो मार्केट जब मैं चला रहा हूं, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मेरे बिजनेस के अंदर जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स मैं मार्केट को बेचता हूं। हो सकता है और भी लोग मार्केट से वो चीजें खरीदते हैं, वापस बेचते हैं। इस तरीके से क्या होता है, हम सब मिल करके कुछ खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, तो when people are buying and selling from each other it is helpful for everyone because everyone involved मेक्स मनी। मैं मार्केट में काम कर रहा हूं, मार्केट में और भी लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ खरीदता हूं, मैं उनको कुछ बेचता हूं, वो फिर उनसे कुछ खरीदते हैं, बेचते हैं। इस तरीके से जब हम सब मिलकर के काम करते हैं तो हम सब कहीं ना कहीं पैसा कमाते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैसे कमाता भी है, और सारे के सारे बिजनेसमैन एक दूसरे से दोस्तों पैसा कमाते हैं। और इसी में कह सकते दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर हेल्प in growing the area and society they lived in। ऑब्वियस सी बात है, जब हम सब पैसा कमाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होता है। तो लैंग्वेज आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग देखें तो एंटरप्रेन्योर जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करता है। एक पैसा कमाने के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि मैं आपको एंटरप्रेन्योर वाले चैप्टर में बता चुका था। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर जब काम कर रहा होता है, जहां उसका बिजनेस होगा, उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट होता है, उस पूरे गांव का डेवलपमेंट हो सकता है, वहां पर स्कूल्स हो सकती है, मतलब धीरे धीरे करके जो डेवलपमेंट होता है वहां पर रोड या इलेक्ट्रिसिटी या फिर दूसरे जो फैसिलिटीज हैं वो धीरे धीरे वहां पर डेवलप होती रहती है। और इसके एग्जांपल में मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि गुड़गांव है, नोएडा है, ये सारे के सारे एरिया जो है एक बिजनेस के लिए स्टार्ट हुए हुए हैं, जो आज इंडिया की बहुत बड़ी सिटी बन चुकी है। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें यह बताया गया है कि अमित फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस, ठीक है, स्लो परफॉर्मेंस ऑन हिज कंप्यूटर। मान लो किसी का कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा स्लो चलता जा रहा है व्हेन वर्किंग विद लार्ज स्प्रेडशीट एंड मल्टीपल एप्लीकेशन। जब वो बड़ी एक स्प्रेडशीट चला रहा है या मल्टीपल एप्लीकेशंस चला रहा है तो उसका कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है। ही नोटिस दैट द सिस्टम फ्रीजेज एंड लैग्स, यानी कि उसका जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, वो फ्रीज हो रहा है, वो बीच में अटक रहा है, वो लैग हो रहा है। स्पेशली व्हेन स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने पर इसका सॉफ्टवेयर जो है वो लैग कर रहा है, या उसका जो कंप्यूटर है वो बीच में हैंग हो रहा है। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अभी आपसे कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है व्हाट शुड अमित डू टू इंप्रूव हिज कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। अब अमित जो है लड़का, वो क्या करेगा कि उसका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से हैंडल हो जाए, वो परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाए। ठीक है, तो इंप्रूव हिज कंप्यूटर परफॉर्मेंस इन हैंडलिंग लार्ज स्प्रेडशीट्स एंड मल्टीटास्किंग। जो एक बड़ी फाइल पे, जो कि यहां पर लिखा है, उस पे काम कर सके, मल्टीटास्किंग कर सके, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम कर सके। तो इसके लिए अमित जो है वो क्या काम कर सकता है, तो यहां पर हम इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं, वो यही है, इफ वी हैव बीन यूजिंग अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ अननेसेसरी फाइल एंड डेटा। तो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स बनती है, कुछ टेम्परेरी स्टोरेज जो है वो अननेसेसरी हमारे कंप्यूटर में क्रिएट होता है। कई बार वो डिलीट कर भी दिया जाता है ऑटोमेटिकली, आपका विंडोज या दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फाइल्स पड़ी रह जाती है, तो वो सब हमको देखना पड़ेगा, हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, सच एज टेम्परेरी फाइल एंड इमेजेस व्हेन दे यूज टू मच हार्ड डिस्क स्पेस। जब ये फाइल्स, जो टेम्परेरी फाइल्स या टेम्परेरी जो इमेजेस आपके पास होती हैं, ये अगर जब स्पेस बहुत ज्यादा यूज कर लेगी हमारे कंप्यूटर में, द परफॉर्मेंस ऑन द कंप्यूटर गेट्स डाउन। इससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कीप क्लीनिंग बाय रिमूविंग एनी एक्स्ट्रा फाइल्स। अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन करके हम हमारे कंप्यूटर की स्पीड को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वी कैन यूज सम डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर। हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है, जिसमें एक नाम आता है आपके पास डिस्क क्लीनर में है, सी क्लीनर मान लो, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, विच हेल्प्स अस क्लीन अप द अननेसेसरी फाइल। तो आप ये जो है मैं आपको दिखा भी चुका था दोस्तों, अगर आप
परसेंटेज स्टैम्प परसेंटेज लिखते हैं विंडो आर दबा करके या रन में जा करके आपके सामने एक फोल्डर ओपन होता है दोस्तों, अननेसेसरी जितनी भी फाइल्स हैं वो सब सेलेक्ट करके आप डिलीट मार सकते हैं। इसके अलावा आप रिसाइकल बिन को खाली कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो विंडोज की जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आप कई बार जो है वो फाइल्स बनाते हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों, अननेसेसरी सी ड्राइव का ही एक पार्ट होता है वो ऑक्यूपाई होता रहता है। तो आप अपने सी ड्राइव को भी खाली करते रहे। कैसे खाली करेंगे? डेस्कटॉप को हटाएं, डेस्कटॉप को क्लीन रखें, कहने का मतलब है। इसी तरीके से आपकी जो डाउनलोड्स की फाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, आपकी जो पिक्चर्स हैं, आपकी जो वीडियोस हैं, फोल्डर्स, उसको भी आप जितना हो सके क्लीन रखें, क्लियर रखें। आपको अगर लगता है ये फाइल्स काम आ रही है तो उसको सी की जगह डी में, ई में या एफ में, जो भी आपके पार्टीशन है उसमें आप डालें। सी ड्राइव को आप खाली रखें, साथ साथ में टेम्परेरी फाइल्स को भी आपको रिमूव करना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। वो ये बोला जा रहा है, हाउ कैन यू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस? आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं? तो इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर गिवन बिलो। क्या क्या है? सबसे पहले तो ये है, अंडरस्टैंड योर इमोशन। सबसे पहले आप अपने इमोशंस को पहचानें, आपका इमोशन है क्या, ठीक है। ऑब्जर्व योर behavior and note the things you need to work on। सबसे पहले देखें कि आपका जो बिहेव है वो कैसा है, उसमें आपका जो इमोशन है हर जगह से जुड़ा हुआ वो कैसा कुछ होता है। यू कैन देन वर्क ऑन देयर थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव। तो सबसे पहले आप अपने इमोशंस को पहचानें, इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, देखें आप कैसे अपने इमोशंस को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास है यहाँ पर रेशनलाइज, डू नॉट टेक डिसीजन, ठीक है। तो जब कभी भी आप, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी डिसीजन इमोशनली होकर के ले लेते हैं तो वो आपको नुकसान कई बार पहुंचा देता है। कई बार ऐसा होता है, हाँ, हम इमोशन में हमारा जो मन कर रहा है वो हम वही डिसीजन ले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इमोशनल डिसीजंस आपको जो है वो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उन चीजों का ध्यान रखें, बी रेशनल इन योर थिंकिंग। उसके बाद है प्रैक्टिस, डू मेडिटेशन एंड योगा टू कीप योर सेल्फ काम। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आपके डिसीजंस भी सही नहीं होंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप योगा करें, अपने आप को काम रखने के लिए मेडिटेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो म्यूजिक्स होती है, कई बार दोस्तों सॉफ्ट म्यूजिक जो लाइक सूफी म्यूजिक हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, तो वो भी आपको जो है बहुत हेल्प करता है आपके माइंड को काम रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ कैन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम लगातार जो है वो डेवलपमेंट करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें। ऐसा नहीं कि एक साथ हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर आज ही एनवायरनमेंट को खराब कर दें। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ एनवायरनमेंट से ले सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल पर्सन सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्या काम कर सकता है, मतलब मैं क्या काम कर सकता हूं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर बाय रिड्यूसिंग वेस्ट। आप जो है वो वेस्ट जो भी चीजें होती है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो मैंने प्लास्टिक की कुछ, मतलब कुछ मैंने सामान खरीदा, मान लो कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ, प्लास्टिक की बोतल आई, उस बोतल को मैं या तो सीधे फेंक दूं या नहीं तो दोस्तों उसको मैं रीयूज कर सकता हूँ। तो वेस्ट जो है आप उसको कम से कम करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों कोई चीज को रिसाइकल कर सकते हैं, आप कोई चीज को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आपने यूज कर लिया, जैसे कई बार होते हैं, आपने देखा होगा घरों में क्या होता है कि मान लो आपने कोई सामान खरीदा, उसमें एक प्लास्टिक का डिब्बा, कांच की बोतल, बर्नी कुछ भी आई, तो आप उसको अपने किचन में कोई दूसरा सामान डालने के लिए उसको यूज कर लेते हैं, या घर का कोई दूसरा सामान आप डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे प्लास्टिक के कैन बॉटल्स जो भी होती है उसको दोस्तों वो पॉट में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसमें प्लांटेशंस वगैरह वो कुछ कर सके। तो इस तरीके से भी हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है कंजर्विंग एनर्जी। आप हर टाइप की एनर्जी को बचा सकते हैं। जैसे किसी रूम में आप है, वहां पर अगर लाइट जो है, ठीक है, अभी अननेसेसरी चल रही है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बंद कर सकते हैं। फैन चल रहा है, एसी ऑन है, टीवी ऑन है, जहां कोई है ही नहीं तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। इससे आप जो है वो एनर्जी जो है उसको आप कंजर्व कर सकते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे इन दिनों में, अगर
बहुत सारे लोग जो है वो ईवी यूज करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को यूज करें। तो इससे क्या हो गया, हम पेट्रोल पे, डीजल पे, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पे थोड़ी डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई है, पॉल्यूशन जो है वो हमारा कम हो गया है। ठीक है, तो इन चीजों को आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से वापस वर्ड आ गया, आप रिसाइकल कर सकते हैं, यूजिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ साथ में आप स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आप लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर जो है एनवायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, इनको आप लोगों को बताएं कि एनवायरमेंट इस तरीके से जो है खराब हो रहा है, तो उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये एक आंसर है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो कोई दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। 2-3 पॉइंट भी अगर आप लिख देंगे तो अभी दोस्तों आपके 2 नंबर यहां से पक्के हो जाते हैं। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वो थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बेस पर। ठीक है, तो यहां मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको बताए थे 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, और इसमें से आपको करने थे कोई भी दोस्तों 3। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहा हूं। तो अभी आपके सामने आएंगे दोस्तों 6 क्वेश्चंस। अब ये जो 6 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको कितने करने हैं, केवल 4 क्वेश्चंस। इस चीज को ध्यान रखेंगे, 20 से 30 वर्ड में आप आंसर दे सकते हैं, और ये भी आपके पास 2-2 नंबर के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 जो इस पार्ट का है, वो है डिस्क्राइब द स्टेप्स टू क्रिएट अ कस्टम स्टाइल। आप अपनी खुद की एक स्टाइल बनाना चाहते हैं, उसके स्टेप्स क्या होंगे। मैंने आपसे कहा भी था कि इस बार आपके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं, और जो आप स्टाइल बना रहे हैं उस स्टाइल का नाम क्या रख रहा हूं मैं, माई स्टाइल 1। तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज करते हुए माई स्टाइल 1 नाम की एक स्टाइल बनानी है। कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है दोस्तों। आपका जो कंटेंट लिखा है, जिसपे आपने जो भी फॉर्मेटिंग कर रखी है, वो फॉर्मेट आप अप्लाई कर दें और पकड़ के उसको खींचेंगे अगर आप अपने स्टाइल बॉक्स में, आपके सामने सीधा एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपको बोलेगा कि इस स्टाइल का नाम क्या रखना है। मतलब बहुत सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये लिखा है, फॉलोइंग स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ कस्टम स्टाइल नेम्ड माई स्टाइल 1 यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कैसे बनाएंगे दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसके अंदर जाकर के ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग साइड बार। तो आप यहाँ पर जो एक साइड बार होता है, इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें से आपको जाना है स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर आपके सामने, ठीक है, तो राइट क्लिक ऑन द एग्जिस्टिंग स्टाइल, किसी भी स्टाइल पे आप जा सकते हैं दैट इज सिमिलर टू द डिजायर्ड माई स्टाइल 1 और स्टार्ट विद द डिफॉल्ट स्टाइल। तो आप यहाँ पर जो भी आपको लग रही हो, जिस टाइप के स्टाइल्स को आप लेना चाहते हैं, उस पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, और फिर आप उसका जो है यहाँ पर जो भी आपको लगे, उसके बाद मॉडिफाई द फॉर्मेटिंग, आप उसके अंदर फोंट, साइज, कलर, ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं यूजिंग द टूल बार और साइड बार ऑप्शन। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप द मॉडिफाइड स्टाइल onto a style and formatting sidebar using the custom styles। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, sections to be create my style 1। तो आप एक तो ये तरीका हो गया आपके पास आपके फॉर्मेट्स से, आप फॉर्मेट्स में से किसी पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग स्टाइल्स हैं, और जो माय स्टाइल 1 में आप रखना चाहते हैं, जो भी आपके पास हो, उस पे आप चाहें तो राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको ड्रैग कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट्स के ऊपर भी। और दूसरा, क्रिएट करने का एक और तरीका क्या है, जैसे कि ये मेरे पास एक कंटेंट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ, और अगर मुझे क्रिएट करनी है तो यहाँ से पकड़ के इधर लाके जैसे ही छोड़ूंगा साइड बार पे, ठीक है, तो जैसे ही वहां पे जाके छोड़ूंगा स्टाइल्स के अंदर, वहां रखते ही मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें मैं नाम रख के ओके कर सकता हूं। तो इससे भी मेरी स्टाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ही। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन टू कॉमन सेफ्टी हैजार्ड इन अ वर्क प्लेस। एक काम करने वाली जगह पे, वर्क प्लेस पर, आपके ऑफिस में, स्कूल में, बहुत सारी जगह पर दोस्तों आपको सेफ्टी हैजार्ड को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ चीजें देखनी है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, कॉमन है, दो आप कोई भी चीज बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे स्लिप्स है, ट्रिप्स है, फॉल्स है। मान लो कोई जा रहा है, गिर गया है, स्लिप हो रहा है, ट्रिप्स हो रहा है, या फॉल्स, गिर गया कुछ भी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कॉज्ड बाय वेट फ्लोर्स, यानी कि आपके पास गीली फ्लोर हो सकती है। जब कई बार हम देखते हैं जा रहे हैं तो पांव स्लिप हो गया क्योंकि वहां पानी वानी कुछ गिरा हुआ होगा, ठीक है, या फिर कोई केबल्स वगैरह वहां बिखरी हो। आप किसी जगह पर ऑफिस वगैरह में आपने देखा हो, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जहाँ कहीं काम चल रहा हो फाइनली, तो वहां पर कोई केबल्स हो, या फिर कोई क्लस्टर्ड वॉक अवे, ऐसा कहीं कुछ है जहाँ टूटा फूटा एरिया, वहां से कोई गिर सके। ठीक है, एक तो इन चीजों को ध्यान में रखना है।
इलेक्ट्रिकल हैजार्ड भी हो सकता है जहां पर कोई फॉल्टी वायरिंग है, मतलब तार निकले हुए बिखरे हुए, उस वजह से हो सकता है। कोई ओवरलोडेड सर्किट्स है जहां पर प्लग्स जो हैं वो उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा आपने भारी उसमें कोई इक्विपमेंट लगा रखा है, और एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। इसी टाइप से मैनुअल आपके पास हैंडलिंग इंजरीज हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेंस है एंड स्प्रेन्स फ्रॉम यहाँ पर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर कह सकते हैं इम्प्रॉपरली और विदाउट असिस्टेंट, आपने कोई भारी सामान उठा रखा है जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी टाइप की कोई इंजरी हो सके। तो ऐसे कोई भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 2 पॉइंट्स आपको लिखने यहाँ पर होते हैं, इसको आप अपने हिसाब से भी कवर अप कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड और व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो का मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पर जो है वो कुछ वैल्यूज दी गई है और इस वैल्यूज को आप यहाँ पर एक क्लिक करने पर ही चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हम लोग बना सकते हैं कैल्क में, जिसका वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है सिनेरियो को लेकर के, गोल सिक को लेकर के, कंसोलिडेट को लेकर के, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके हर बार आते ही आते हैं। तो यहाँ पर है इट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग कंडीशंस। जैसे मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पर किसी आइटम की रेट है, मान लो मैंने ऐसा सेट कर रखा है, एक बटन मैं यहाँ पर बनाऊंगा, मतलब कैसे करते हैं सिनेरियो आप एक बार देखिएगा, ठीक है। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरी वैल्यूज पूरी चेंज हो जाएगी, दूसरी वैल्यू पे क्लिक करूंगा इस बार मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू अलग अलग कंडीशंस में वैल्यूज बदलना चाहता हूं, लेकिन एक बार आपको वो सारे सिनेरियोज जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। इट कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट। जैसे कि अगर ये रेट होगी तो क्या रिजल्ट आएगा, ये वाली रेट होगी तो क्या रिजल्ट आएगा, ये रेट होगी तो क्या रिजल्ट आएगा। तो वो प्रोजेक्ट को आप ऑप्टिमाइज करने के लिए भी कई बार इसको यूज करते हैं। दिस टूल इज यूज टू प्रिडिक्ट द आउटपुट, यानी कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, अलग अलग सिचुएशन वाइज वो आप देख सकते हैं। वाइल चेंजिंग द इनपुट विच रिफ्लेक्ट्स द आउटपुट एंड दस one can choose the best plan of action based on it। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था, तो मैंने लिया था कि जैसे मिल्क है, बटर है, या आपके पास में जो दूसरे आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे, इनकी रेट जो है वो सपोज चेंज होती रहती है। माना कि इस सीजन में इसकी रेट ये, इस सीजन में ये रेट है, इस सीजन में ये रेट है, मिनिमम इतनी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग एक रेट माइंड में फिक्स लेकर के चलते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो है वो एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डू मर्जिंग एंड कंपेयरिंग स्प्रेडशीट डिफर इन कैल्क, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो मर्जिंग है आपके पास में और जो कंपेयरिंग है आपके पास में स्प्रेडशीट में, उनमें क्या डिफरेंस है। मर्ज का मतलब तो क्या होता है दोस्तों, दो अलग अलग फाइल्स हैं उसको आप कंबाइन कर रहे हो, और कंपेयरिंग का मतलब है दो फाइल्स हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हो कि इसका और इसका डेटा कैसा कुछ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली देख चुके थे, एक बार आप वापस देखिएगा। मर्जिंग स्प्रेडशीट का मतलब क्या है, combines data from multiple spreadsheets into a single sheet, often consolidate और integration या integrating information। आप अलग अलग शीट से डेटा ला रहे हो, मर्ज कर रहे हो, ठीक है। जबकि कंपेयरिंग का मतलब क्या है, इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डिफरेंस बिटवीन टू स्प्रेडशीट, दो फाइलों के बीच का डिफरेंस क्या है। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि वो जो आपका डेटा है वो आपको हाईलाइट करके दिखा सकेगा कि इन दो फाइलों के बीच का क्या कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो कंपेयर करने का मतलब हो गया दो फाइलों के बीच का कंपैरिजन हो रहा है, और मर्ज का मतलब है दो अलग अलग शीट, दो अलग अलग फाइलों से डेटा एक ही जगह पर आ रहा है, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया है कि जो हमारे पास में जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर हमारी कुछ फाइल्स या कुछ टेबल्स हो सकती है, और उन टेबल्स के बीच की लिंकिंग कुछ किस तरीके से होगी वो हमको यहाँ बताना है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बेसिकली रूल्स भी है, एंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन अ डेटाबेस रिमेन कंसिस्टेंस। अब इसमें क्या है कि जैसे एक ये टेबल है और एक ये हमारी टेबल है, इन टेबल के बीच की जो लिंकिंग होगी उसके जो रूल्स हैं वो कहलाते हैं हमारे पास यहाँ पर आरआई, या आप कह सकते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट मींस दैट अ फॉरेन की
इन वन टेबल, मान लो ये एक टेबल, इसका एक कॉलम है, ये फॉरेन की बनेगा इस टेबल के साथ, इस तरीके से। तो इट मींस दैट अ फॉरेन की इन वन टेबल मस्ट मैच अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। इसकी प्राइमरी की यहां आएगी। मान लो यहां पर अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कॉलम्स है, यहां कॉलम्स है, दो टेबल्स के बीच में से हमको डेटा उठाना है, तो दोनों के बीच में कोई मैचिंग वाला कॉलम होना जरूरी है। ठीक है, प्राइमरी की इन अनदर टेबल, और क्या कह सकते हैं, बी नल टू मेंटेन एक्यूरेट एंड वैलिड लिंक बिटवीन, यहां कह सकते हैं रिलेटेड डेटा। तो यहां दो टेबल्स के बीच में से आपको डेटा लेना है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको बता देता हूं, सपोज कि मेरे पास यहां पर है, सपोज सीरियल नंबर है, यहां पर नेम है, यहां पर सपोज कि बस नंबर है, इस तरीके से मेरा एक डेटा पड़ा है। ऐसे और भी डेटा आपके पास हो सकता है। एक और टेबल है मेरे पास, यहां पर भी मैंने लिख रखा है बस का एक नंबर, ठीक है, जो भी बस नंबर है। तो इस तरीके से यहाँ पर बस के ड्राइवर का नाम हो सकता है या उसके अमाउंट समथिंग कुछ। तो ये एक टेबल है जिसमें से बस नंबर और दूसरी टेबल के अंदर भी एक बस नंबर है, वो एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके बेस पर आप डेटा को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उनके बीच की लिंकिंग आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हाउ टू अवॉइड इट। ठीक है, तो आई स्ट्रेन कैसे हो रहा है, उसके क्या कारण है हमारे पास, और उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है पोटेंशियल कॉजेज क्या है, वो यही है कि आपके पास यहाँ पर ग्लर्स फ्रॉम ओवरहेड, यहाँ पर जो लाइट्स है, और विंडोज आई ग्लासेस नॉट करेक्ट नीड विजन चेक। तो आपको एक तो यही है पोटेंशियल कॉजेस, क्या करना है कि लाइट्स वगैरह वो सब कुछ देखने के बाद, कई बार हम लोग अंधेरे में मोबाइल्स वगैरह चला रहे हैं तो उससे भी हमारी आंखों के ऊपर कई बार इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा, अगर इसका प्रिकॉशंस की बात करें तो रीओरिएंट योर डेस्क एंड कंप्यूटर सो लाइट इज नॉट डायरेक्टली बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ यू, जिससे कि वो डायरेक्ट लाइट जो है वो आपकी आंखों पे नहीं आए, ठीक है, जिससे आपकी आंखें प्रोटेक्टेड हो सके। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वो आपके पास अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है दोस्तों, यहाँ पर 4 मार्क्स से क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो करने हैं, 5 आपको दिए गए हैं, 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इमेजिन यू आर प्रिपेयरिंग अ सीरीज ऑफ स्कूल रिपोर्ट्स दैट नीड टू इंक्लूड योर स्कूल्स लोगो। क्या करना है आपको, आपकी स्कूल का एक लोगो बनाना है, अ पिक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड स्टैंडर्ड फुटर विद योर नेम एंड क्लास। इसमें हर पेज के ऊपर और नीचे, अगर ऊपर लगाते तो हेडर होता है दोस्तों, और हर पेज के नीचे लगाते तो उसको फुटर कहते हैं। हर पेज के लास्ट में यानी कि नीचे की तरफ फुटर में आपका नाम और आपकी क्लास होना जरूरी है। इंस्टेड ऑफ एडिंग एंड फॉर्मेटिंग दिस एलिमेंट्स इंडिविजुअली इन ईच रिपोर्ट। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यू यूज लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट सो सिंपली दिस प्रोसेस। तो अब ये क्या बोल रहा है, आपको लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करना है, फुटर में आपका नाम आना चाहिए, आपकी क्लास आनी चाहिए, लोगो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है रिपोर्ट के लिए। तो 2 क्वेश्चन बोल रहा है ये आपको। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन आपके पास है 4 मार्क का है, तो 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। हाउ कैन वी अप्लाई द टेम्पलेट फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट बनी हुई पड़ी है, सॉरी एक आपके पास एक टेम्पलेट अवेलेबल पड़ा है, उस टेम्पलेट को कैसे आप अप्लाई कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, एक तो ये बोला जा रहा है। और दूसरा, व्हेन इज एक्सपोर्टिंग द टेम्पलेट यूजफुल, आप इस टेम्पलेट को कब एक्सपोर्ट करेंगे, उसकी जरूरत आपको कब पड़ सकती है। तो देखिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले, हाउ कैन वी अप्लाई द टेम्पलेट फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट लिस्ट। इसका आंसर क्या होगा, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, मतलब टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है। फाइल में जाएंगे दोस्तों, टेम्पलेट्स पे जाएंगे, और टेम्पलेट्स में मिलता है आपको मैनेज टेम्पलेट्स का ऑप्शन। जैसे ही आप इस पे जाएंगे, अब क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके पास। इन द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स यू विल सी अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल टेम्पलेट्स। इसमें आपके पास पहले से ही बहुत सारे टेम्पलेट्स जो बने हुए हैं वो आपको दिखाएंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड टेम्पलेट्स, आप वहां से कोई भी एक टेम्पलेट जो है वो डाउन यहाँ पर यूज करेंगे, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो उसका नाम आईटी रखा हुआ है, आप आईटी का कोई भी दूसरा आप ले सकते हैं। इसी टाइप से एंड क्लिक ओपन बटन, आप एक तो क्या करेंगे, डायलॉग बॉक्स के अंदर जो टेम्पलेट आएगा सेलेक्ट कर देंगे और साथ में ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। क्या होगा इससे, द न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा, हालांकि उसका कोई नाम नहीं होगा, अनटाइटल्ड होगा। एक नया डॉक्यूमेंट आएगा और उसके अंदर आपको वो टेम्पलेट्स के फीचर मिल जाएंगे। विल बी ओपन विद द सेम कंटेंट, जो भी उसमें है वो सब आपको मिल जाएंगे। अपीयरेंस एंड फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, ठीक है, एज द सेव टेम्पलेट, जो टेम्पलेट्स में आपने डाल रखा है वो सब आपको वहां पर मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद मेक द डिजायर्ड चेंजेस एंड सेव द फाइल। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें जो भी चेंजेस करने कर दीजिए और उसके बाद आप उसको सेव करके रख सकते हैं। इस तरीके से एक तो हो गया कि आप उस टेम्पलेट्स को कैसे यूज कर रहे हैं, दूसरा हो गया एक्सपोर्ट कब करना है आपको। ठीक है, व्हेन इज एक्सपोर्टिंग, यानी कि आपके कंप्यूटर से उस फाइल को कहीं और भेजना है आपको, तो एक्सपोर्ट कब करेंगे, उसका क्या यूजफुल है। तो एक तो आपको उस टेम्पलेट्स को कहीं शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ या किसी और को भी, कलीग्स को, कुछ भी। तो शेयर टेम्पलेट्स हैं सबसे पहला, जब आपको टेम्पलेट्स को कहीं शेयर करना पड़े, कैसे, एक्सपोर्ट्स अलाउ यू टू शेयर टेम्पलेट विद कलीग्स और अदर who may need to use the same document format style और layout। मेरे इस टेम्पलेट में जो भी कंटेंट है वो चाहता हूं कि आप भी यूज कर सके सेम टू सेम टेम्पलेट्स, तब मैं इसको यूज करूंगा शेयर टेम्पलेट्स को। दूसरा मेरे पास है टेम्पलेट बैकअप। हो सकता है किसी टाइम पर मेरा कंप्यूटर खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट करते टाइम पर वो उस फाइल को नहीं ले पाए, तो मैं उस डेटा का क्या करूंगा, पहले बैकअप लूंगा, तब मेरे को इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो क्रिएटिंग बैकअप्स ऑफ टेम्पलेट्स एंश्योरिंग यू हैव कॉपीज इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, चेंजेस और डेटा लॉस। अगर डेटा लॉस भी हो जाए तो आपके पास एटलीस्ट वो टेम्पलेट हो, तो उस केस में भी आप अपने टेम्पलेट्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। इसी टाइप से ट्रांसफर टेम्पलेट्स, exporting templates allows you to transfer them between different computers or installation of लिब्रे ऑफिस। हो सकता है कि आप लिब्रे ऑफिस की यहाँ पर जो टेम्पलेट्स हैं आपके पास वो अलग अलग वर्जन में दूसरे कंप्यूटर पे भी अगर आप डाल रहे हैं तो उस टाइम पर भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। मल्टीपल डिवाइसेस पे चलाने के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपके पास हो गया, ऐसे अलग अलग सिचुएशंस हैं जब आप इसको टेम्पलेट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आपको जो भी सही लगे आप उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपके पास आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग अ, ठीक है, आप ऐसे कोई भी एक इवेंट अगर कर रहे हैं अपनी स्कूल का, तो उसके लिए दिया गया है। ठीक है, यू हैव अ स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस कैल्क है आपके पास, लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक स्प्रेडशीट आपको दी गई है। ठीक है, जिसमें आपको कुछ डोनेशंस के बारे में बताया गया है, उसमें डेटा डाला गया है, डिफरेंट डिफरेंट स्पॉन्सर्स ने कुछ डोनेशन दिया होगा वो लिखा है। ईच स्पॉन्सर्स हैज कंट्रीब्यूट मल्टीपल टाइम्स। हो सकता है वो स्पॉन्सर जो है वो मल्टीपल टाइम पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, डेटा डाल रहा है। एंड यू नीड टू समराइज द टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्पॉन्सर। जैसे आपका जो डेटा है वो इसने टोटल कितनी बार पैसा दिया, इसने टोटल कितनी बार पैसा दिया, इसने टोटल कितनी बार पैसा दिया, उस पे आप कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं आपको बता चुका था सब टोटल में। याद होगा मैंने आपसे कहा था कि एक ही क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या ऐसे मल्टीपल क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिस पे आप ग्रुप बना सकते हैं। क्लास 9 से कितना पैसा आया, क्लास 10 से कितना पैसा आया था, जो मैंने एग्जांपल लिया था कि आप कोई स्कूल की ट्रिप पे जा रहे हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच टूल इन कैल्क कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द ग्रुप ऑटोमेटिकली। इसमें ग्रुप के बेस पर आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि ग्रुप के हिसाब से डेटा आ जाए। मान लो कि कोई आपके पास में जो चैरिटी कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, उस कंपनी का नाम है ए बी सी डी, ऐसे कोई भी, तो ए का डेटा, बी का डेटा, सी का डेटा, ई का डेटा, वो सब आपके पास अलग अलग आने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे कैल्क में, तो दोस्तों वो है कि आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप ऑटोमेटिकली, और उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहने वाला है वो है सब टोटल्स। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट जो इसी का ही पार्ट है, ठीक है, वो है विच फंक्शंस कैन बी अप्लाइड टू द ग्रुप डेटा। तो यहां पर वो ग्रुप डेटा करने के लिए आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आप यहां पर जो है वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप का काम करना है सब टोटल में। द सब टोटल टूल इन कैल्क creates the group automatically and applies common functions like आप उस पे सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, आप उसमें से मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन फाइनली अगर हम देखें तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, सब टोटल में सम ही करेंगे, और अगर आप चाहें तो आप साथ में उसका एवरेज वगैरह भी निकाल सकते हैं। उसमें से भी सबसे ज्यादा दोस्तों हम लोग यूज करते हैं सम को। ठीक है, तो विच फंक्शंस कैन बी अप्लाइड टू द ग्रुप डेटा, तो वो फंक्शन आपके पास हो सकता है सम, और किस में करेंगे दोस्तों, सब टोटल में। उसके बाद है आपको कि ये जो टूल है सब टोटल वो आपको कहां मिलता है। तो दोस्तों सब टोटल मिलता है हमको डेटा के अंदर। ठीक है, विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू अप्लाई दिस टूल, कहां मिलता है, डेटा के सब टोटल में। और फिर क्वेश्चन है व्हाट इज पर्पस ऑफ, ये जो माइनस और प्लस का जो साइन है
ग्रुप डेटा में, इसका क्या काम है? तो जब आप इस प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप एक्सपांड कर रहे हैं अपने डेटा को, यानी कि वो डेटा खुल करके आपको दिखा रहा है और जैसे ही आप माइनस कर देते हैं तो वो ग्रुप वापस पैक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कोलैप्स कर देता है आपके डेटा को। तो डेटा को देखना है या हाइड करना है, उसके लिए आप इन माइनस और प्लस साइन को यूज करते हैं सब टोटल के ग्रुप पे। तो ये कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस आपके पास थे, इसमें से एक-एक नंबर के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे थे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज डेटा मॉडल? डेटा मॉडल क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन-कौन से मॉडल्स आपके पास होते हैं एक डेटाबेस में, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, डेटाबेस जो है उसमें अलग-अलग टाइप के, जैसे हायरार्किकल डेटा मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल है, आपके पास ऐसे अलग-अलग टाइप के मॉडल्स आपके पास होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, डेटाबेस कैन बी डिजाइन इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द डेटा। आपका डेटा कैसे स्टोर होगा डेटाबेस में, उसके बेस पर आप अलग-अलग तरीकों से अपने उसकी जो डिजाइन है वो चूज कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज नोन एज डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होता है? आपके पास की डेटा की डिजाइन जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप किस टाइप से आप डेटा स्टोर करवाएंगे, उन सभी को चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मॉडल चूज करते हैं। हालांकि दोस्तों हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो रिलेशनल डेटा मॉडल ही आपका होता है, दैट डिस्क्राइब द मैनर इन विच डेटा विल बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। ताकि आप डेटा कैसे स्टोर कराएंगे, डेटा को कैसे आप रिट्रीव करेंगे, ये सब कुछ चीजें जो है। अ डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर डिस्क्राइबिंग द डेटा रिलेशनशिप अमंग देम एंड द, कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट्स दैट होल्ड डेटा। तो ये बताता है डेटा कैसे जाएगा, कैसे स्टोर होगा, उनकी रिलेशनशिप कैसी होगी, डेटा के कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से ये आपके पास कहलाता है डेटा मॉडल। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डेटा मॉडल होते हैं, जैसे हायरार्किकल डेटा मॉडल है। इस मॉडल में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो ट्री ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे एक टेबल है मान लो, उसके नीचे और आप यहाँ से लिंकिंग करते हैं, इसकी लिंकिंग इसके साथ हो सकती है, इसकी लिंकिंग इसके साथ हो सकती है। तो टेबल्स के बीच की लिंकिंग है आपके पास, इसको हम हायरार्किकल डेटा मॉडल भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास आता है एक नेटवर्क डेटा मॉडल। ठीक है, इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। इन दिस मॉडल मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर लिंक्ड टू सेम मास्टर फाइल। जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं वो एक ही फाइल से कनेक्ट होता है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इन्वर्टेड ट्री, यानी कि आप इसको इन्वर्टेड ट्री क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जितनी भी टेबल्स हैं वो सब किससे जुड़ रही थी दोस्तों, इस तरीके से, इससे, ये इससे जुड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं जैसे इसका डेटा यहाँ आ रहा था, ये सब ऊपर जा रही है, तो उल्टा ट्री कह सकते हैं। एंड द ब्रांचेस कह सकते हैं कंटेंट इंफॉर्मेशन लिंक टू द मास्टर। इसके बाद अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो है रिलेशनल डेटा मॉडल। दिस डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर टेबल्स ऑफ द सेम डेटाबेस। इसमें क्या है, आपके पास एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल ये रही, दूसरी टेबल ये रही, इन टेबल्स के बीच की जो लिंकिंग है जिसके बेस पर आप डेटा को फैच कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, द डेटा एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द डिफरेंट टेबल्स मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें आपका डेटा जो है रो और कॉलम्स में स्टोर होता है, जनरली हम यही यूज करते हैं। द डेटा इज डिफरेंट टेबल आर रिलेटेड थ्रू द यूज ऑफ कॉमन फील्ड, किसी कॉमन फील्ड्स के थ्रू आपस में जुड़ते हैं। सो रिलेशंस आर सेट बिटवीन टेबल based on common fields. That is why this model is termed as relationship data model या database model। तो इसके बीच में आपस में जो रिलेशनशिप है कुछ कॉमन फील्ड्स के बीच में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटा मॉडल या रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। ये फिर से आपको कुछ इमेजिन करने के लिए बोल रहा है इमेजिन यू आर सेफ्टी ऑफिसर हैं जो क्या कर रहा है, ओवरसीइंग इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस वर्क एट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। आप किसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए कहीं जा रहे हैं, ये देखने के लिए किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग योर टीम। ठीक है, यू हैव टू कंडक्ट ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी मेजर्स। इसी तरीके से लिस्ट आउट जो है वो इलेक्ट्रिकल आपको बताना है, री रेस्क्यू टेक्निक्स विच यू विल डिस्कस विद देम। तो आपको अब जो है वो अपने जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप किसी को, उनको आपको इसके बारे में बताना है। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास है अप्रोचिंग द एक्सीडेंट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं नेवर रश इनटू द एक्सीडेंट सिचुएशन। यहां पर आपको नहीं जाना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है एक्सीडेंट वाली, तो आपको क्या करना है, 108 पे कॉल कर देना है एज सुन एज पॉसिबल।
फिर क्या है, अप्रोच द एक्सीडेंट प्लेस, ठीक है, कह सकते हैं कॉटियसली, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो वो है एग्जामिन द सीन, उसके लिए विजुअल एग्जामिन विक्टिम्स टू डिटरमाइन इफ दे आर इन करेक्ट विद, ठीक है, तो हम लोग ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो मेंशन कर सकते हैं, जैसे मेटल सरफेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स नियर द विक्टिम इटसेल्फ मे बी, ठीक है, एनीथिंग। तो इसी टाइप से डू नॉट टच द विक्टिम, जो भी आपका विक्टिम हो उसको आपको टच नहीं करना है। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इफ पॉसिबल, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप हैंडल कर सकते हैं। हैजार्ड एंड सॉल्यूशंस भी है, बी अलर्ट फॉर हैजार्ड सच एज हीटेड सरफेस एंड द फायर, आपको फायर के बारे में, हीटेड सरफेस के बारे में थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। इन केस यू कैन नॉट स्विच ऑफ द पावर सोर्सेज टेक एक्सट्रीम केयर, आपको ध्यान रखना है अगर आप लाइट्स ऑफ नहीं कर सकते, स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा केयर करें। एंश्योर दैट योर हैंड्स एंड फीट्स आर ड्राई, गीले हाथ नहीं हो, पांव आप गीले नहीं हो, इस चीज को ध्यान रखना है। वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप अपने आप को जो है वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनने के बाद ही उनको यूज करें, सच एज ग्लव्स हैं, शूज हैं, ऐसे। स्टैंड ऑन अ क्लीन ड्राई सरफेस, उस पे ही खड़े रहें। यूज नॉन कंडक्टिव मटेरियल टू रिमूव अ विक्टिम फ्रॉम द कंडक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे और भी पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं जो आप देख सकते हैं। लाइक हाई वोल्टेज रेस्क्यू है तो क्या करना है, अप्लाई फर्स्ट एड, तो ये सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं दोस्तों। फर्स्ट एड के लिए आप क्या करेंगे, आप सीपीआर दे सकते हैं अगर जरूरत हो तो। इस टाइप से कुछ पॉइंट्स है जो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और लगभग आप सब जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये क्या कह रहा है कि मान लो आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल के अंदर आपको कुछ काम करना है। तो टेबल जो है वो आपको दिख गई होगी दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो इस तरीके से जो हमारी टेबल्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ डेटा पड़ा है, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है और डेजिग्नेशन है, जिसके बेस पर हमारे पास कुछ डेटा भी लिखा, लाइक काजल, राहुल, तरुण, इनकी ये सैलरी है, ये इनकी पोस्ट है। अब इस टेबल के बेस पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसको तो आपको बहुत अच्छे से देखना दोस्तों। यू आर टास्क्ड विथ डिजाइन एंड न्यू एम्प्लॉय डेटाबेस, आपको क्या करना है, एक नया एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाना है फॉर योर कंपनी। मान लो किसी और कंपनी के लिए था एम्प्लॉय नाम की, तो आपको ऐसा ही डेटा बनाना है, सेम एज बेस्ड ऑन द गिवन टेबल स्ट्रक्चर, यही आपको स्ट्रक्चर चाहिए। तो आइडेंटिफाई द फील्ड्स, आपको क्या करना है, कॉलम के नाम आइडेंटिफाई करने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। दैट वुड बी नेसेसरी टू स्टोर की इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एम्प्लॉयज, तो पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कॉलम के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो क्या नाम है दोस्तों, एम्प्लॉय आईडी, दूसरा क्या नाम है, नेम, तीसरा क्या नाम है, सैलरी, फोर्थ क्या है आपके पास, डेजिग्नेशन। आपको बस सिंपल से ये कॉलम्स के नाम बताने थे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आप डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यू नीड टू एंश्योर ईच एम्प्लॉयज हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर, तो आप यहां पर एक ऐसा कॉलम बनाएंगे जो कभी भी रिपीट नहीं होगा। जैसे मान लो इस कंपनी में मैं काम करता हूं, यहां पर अगर मेरा नाम आएगा, मेरी सैलरी आएगी, मेरी डेजिग्नेशन आएगी, क्या ये पॉसिबल है कि मेरी एम्प्लॉय आईडी 101, 102 या 103 हो जाए? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा एक कॉलम ढूंढ रहे हैं जो हमारे पास यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक वैल्यू रखे। तो बोल रहा है विच फील्ड इन द टेबल वुड यू चूज एज द प्राइमरी की एंड व्हाई, बताओ इसमें से कौन सा ढूंढेंगे हम लोग? तो दोस्तों एम्प्लॉय आईडी को ढूंढेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 काजल नाम, 2 राहुल नाम, 2 तरुण नाम के स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज हो सकते हैं। हो सकता है 2 लोगों की सैलरी एक जैसी हो सकती है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा क्लर्क हो, एक से ज्यादा सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या एक से ज्यादा मैनेजर हो। तो ये सब चीजें तो दोस्तों आपकी मल्टीपल हो सकती है, लेकिन ये केवल आपकी एक ही होगी। इसलिए हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को क्या बनाने वाले हैं, प्राइमरी की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसी का, वो है ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ द एम्प्लॉय database you realize there could be another field apart from the primary key, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो प्राइमरी की के, ठीक है, ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ द एम्प्लॉय डेटाबेस यू रियलाइज देयर कुड बी अनदर फील्ड्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी की दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, इसके थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अ रिकॉर्ड। आइडेंटिफाई द फील्ड एंड जस्टिफाई व्हाई इट कुड सर्व एज द अल्टरनेटिव की।
तो देखिए ये क्या बोल रहा है आपको कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये बोला जा रहा है मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। वैसे तो नहीं सही है लेकिन फिर भी मान लेते हैं ऐसा कि जो लोग हैं उनके नाम कभी भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। हो सकता है 2 काजल हो जाए, लेकिन इस डेटा के बेस पर हम मान के चल रहे हैं नहीं है। मैं बोलता हूँ बताओ राहुल की सैलरी क्या है, आप बोलेंगे 50,000, लेकिन मैं बोलता हूँ बताओ 50,000 किसकी सैलरी है, तो एक रिकॉर्ड आप नहीं निकाल सकते। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो आपके पास प्राइमरी है ही है, इसके अलावा और कौन सा कॉलम हो सकता है जो आपको एक यूनिक डेटा दे सकता है, जिसमें मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ नेम को, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी आपके पास हो सकता है और नेम आपके पास हो सकता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस पर भी आप अपना डेटा एक एक जो पर्टिकुलर रो है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से ये हम लोगों ने सी देख लिया दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है डी। डी में क्या बोल रहा है, यू आर, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज टेबल विद अनदर टेबल, आप एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ अभी आप लिंक करने वाले हैं, दैट स्टोर डिपार्टमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट की जो डिटेल्स है वो आप वहां स्टोर करें। एक्सप्लेन how you would use the primary key from the employee table and the foreign key in the department table। इस टेबल का नाम क्या है हमारे पास, मान के चलता हूं डिपार्टमेंट, ठीक है, ये है डिपार्टमेंट और ये हमारे पास टेबल का क्या नाम था, एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है ये हमको, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आगे थे। इसके बाद बोला जा रहा है एम्प्लॉय टेबल एंड द फॉरेन की इन द डिपार्टमेंट टेबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। अब हमको एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम इसकी लिंकिंग करेंगे। तो हमको सबसे पहले देखना है प्राइमरी की और फॉरेन की। ये इसकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की मान लेते हैं, या हम डेजिग्नेशन लेकर के चल सकते हैं, कोई भी एक जिसको भी आपको लगे। तो दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप आप कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करें दोस्तों, प्राइमरी की। प्राइमरी क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रोज इन अ टेबल, और ये साथ में नल भी नहीं होती है। एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमेशा आपके यूनिक रहेगी और कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकती है। इसी टाइप से इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद है फॉरेन की, क्या होती है आपके पास, तो लिंक टू अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई भी एक टेबल जो भी आपके पास है उसका लिंक इस टेबल के साथ है, सपोज, ठीक है। तो इसमें अगर एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो गया आपके पास, एम्प्लॉय आईडी इन ऑर्डर रेफरेंसिंग एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉइज। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें ऑर्डर नाम की भी टेबल है, ठीक है, और उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, और एक हमारे पास एम्प्लॉयज नाम की टेबल है उसके अंदर भी क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी। तो दो टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके बेस पर हम आपस में लिंकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, या कह सकते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर जरूरी नहीं है जो मैंने बोले हैं वही सही है। आप जो आंसर देना चाहे बट उसका मीनिंग आपका एकदम सही होना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि इसको और इजी लैंग्वेज में करके देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी। और मैं आपको कई बार कहता हूं कि आप कुछ टूल्स यूज करें, एआई बेस्ड टूल यूज करें, चाहे वो चैट जीपीटी हो या आपके व्हाट्सएप में मेटा भी क्यों नहीं हो। तो दोस्तों चीजों को मैंने आपको समझा दिया है। अब इन क्वेश्चंस को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके लिख सकते हैं। लिखेंगे जरूर दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा लिख देंगे तो चलेगा, कम लिखेंगे तो दोस्तों नंबर कट जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपके 100 में से दोस्तों कम से कम 95 से कम तो किसी के भी नहीं बने और उससे ज्यादा ही आपके बने। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। एक और सैंपल पेपर लेकर के आने वाला हूं मैं आपके लिए अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।